अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह शहबाज खान। बहुत बड़ा दिन आज पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, और इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कि वो बच्चा अपने वालिदैन के पास चला गया, जहाँ पर 17 दिन वालिदैन भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रे और पुलिस डिपार्टमेंट भी उतार चढ़ाव देखता रहा। फिर इन्हें इत्तला मिली पुलिस को कि सौदा तय नहीं हो रहा, डील नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान पंजाब छोड़ के जा रहे थे और सिंध में बच्चे को बेचने के हवाले से उन्होंने कोई डील कर रखी थी। पहले 1.5 करोड़ पे डन हुआ। मुल्ज़िमा जो घर के अंदर मौजूद हैं, महविश, वो कह रही हैं कि आप 5 करोड़ पे डन करें। ये बड़ी लंबी स्टोरी है। मुल्ज़िमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या क्या किरदार था जो इनको सौंपा गया था इस हीनियस क्राइम को लेकर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। अकरम जी। आपका क्या काम था इस सारे सिनेरियो में? सर, मैं सराय आलमगीर मेट्रो सिटी में उधर काम करता था। ये शहबाज जो है ना, ये उसके साथ था अवैस लड़का। इन्होंने ये लड़का जो बच्चा था ना, ये अगवा किया था इधर। अपनी इनकी ये रिश्तेदारी है, इधर से अगवा किया था। पहले इन्होंने घर में रखा था, तो फिर ये उधर लेके गए सराय आलमगीर। फिर उधर जब ये लेके गए, इन्होंने बताया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मुझे पैसे नहीं देते, हिस्सा नहीं देते जायदाद से, तो ये इसलिए ये बच्चे को लेके आए हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें, आप हमारी हेल्प करें, तो हम अपनी जायदाद से अपना उनसे हिस्सा लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने डिमांड की 10 करोड़ की। फिर ऐसा 5 पे आ गए। जो बच्चे का बाप था वो पहले उनको 17 लाख कह रहा था ले लो, फिर वो कह रहा था मेरे पास यही है, फिर वो 35 लाख पे आया, फिर 1.5 करोड़ पे ना आ गई उनकी बात। तो जो महविश थी ना, वो एक मिनट की घर की उधर से रिपोर्ट देती थी अपने। वो जो शहबाज है ना, वो कहता था ये मेरी बीवी है, तो वो एक मिनट की रिपोर्ट देती थी उसको कि ये इतने पैसों का रेंज हो गया, ये कर रहे हैं, हर एक मालूमात वो देती थी। तो फिर जब ये इनकी डील नहीं हो सकी, तो फिर ये 2-3 दिन पहले ये आप शहबाज जो है ना, वो इधर आया मिलने। तो पुलिस को उधर पुलिस ने रेड किया। तो हम बच्चा हमारे पास उधर लेके ये गया था, 1 हफ्ता उधर रहा है। तो फिर जब पुलिस ने हमें पकड़ा तो वो फरार हो गए बच्चे को लेके। तो आपका इस सारे सिनेरियो में जो किरदार रहा, आपने फैसिलिटेट किया, उन्हें हेल्प करते रहे। आपको उसने पहले बताया था कि बच्चा अगवा करके मैं ला रहा हूँ? नहीं, पहले नहीं था बताया। उसने जब अगवा, ये इन्होंने मियाँ बीवी ने किया ना, अगवा किया, इनका फैमिली का था ना, ये रिश्तेदार थे। इन्होंने अगवा करके पहले अपने घर में रखा है 4-5 दिन, फिर उधर से अचानक लेके आ गए ना। तो फिर उन्होंने कहा हमारी आप हेल्प करें। फ़ोन तो आप करते रहे? उधर जब वो आ गए ना, वो तो कह रहे थे हमारा फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस का कोई मामला नहीं है, तो आप हेल्प करें, हमारी फ़ोन करें। आप इतने मासूम हैं कि आपको कोई भी कहानी कोई सुनाएगा, बच्चा उधर होगा, तो आप मान लेंगे कि वो फैमिली मैटर है? बस ये जब पता चला ना, जब कॉल किया, तो पता हमारे अंदर भी लालच आ गया। तावान की, हाँ, अब आप ठीक बात करना शुरू हुए हैं। तावान की रकम तो मांगने के लिए फ़ोन आप करते रहे? जी, सारे करते रहे। शहबाज जो कहता था, आपने ज़ाती तौर पे कितनी कॉलें की? 3-4 कॉलें मैंने की। क्या बात होती थी, किससे बात होती थी? वो जो बच्चा है ना, उसके बाप से होती थी कॉल। वो जो पैसों का लेन देन, ये शहबाज इस तरह कहता था ना कि इस तरह बात करो, हम उस तरह करते हैं। पैसे कितने मिनट आपकी अंदाज़न बात हुई? 3 कॉलें आप बता रहे हैं ना, जो आपने अगवा होने वाले बच्चे के वालिद को की, 4 कॉल्स तकरीबन आपके मुताबिक। कितने मिनट की कॉलें थी और बात क्या होती थी? ये 2-2 मिनट की कॉल होती थी, जिसमें आप बताते थे कि बच्चा आपका मार दूंगा। नहीं, ये कह रहे थे कि पैसे दें और अपना बच्चा ले लें। आप कहते थे? जी। किस लहजे में बात करते थे वो? पूरा मुझे समझाए ना। वो इस तरह ही बात करते थे। उनको कहते थे कि बड़ा खौफनाक लहजा निकाल के एक बाप को डराते थे कि उसके बच्चे को मैं कत्ल कर दूंगा, पैसे पहुँचाए। इसी तरह ही होगी ना बात? नहीं, आपको पता है आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड पड़ी हैं। जी, वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह वो शहबाज कहता था ना, ये बात को हम उस तरह कह देते थे। क्या कहता था शहबाज? शहबाज ये कहता था इनसे बोलो कि हमें पैसे दो, हमारी आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हमें पैसे चाहिए, और जब तक पैसे नहीं दोगे हम तो आपका बच्चा नहीं छोड़ेंगे। शहबाज ने क्या बताया था आपको कि पैसे मिलने के बाद
आपको कितनी रकम बीच में से मिलेगी? ये बात अब नहीं थी हुई। उसने कहा था आपको मैं पैसे दूंगा, जो मिलेगा ना। आप शहबाज को कैसे जानते हैं? शहबाज उधर अब ये दोस्तों के साथ ना 3-4 दफ़ा गया है मेरे भांजे को मिलने, तो उधर इसी तरह उससे ना भाई। अच्छा, आप गाड़ियाँ चोरी भी करते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं गाड़ियाँ चोरी करता, ये भाई का काम है। आप पे क्या है और क्या इल्ज़ामात हैं आप पे, और मुकदमात कौन कौन से हैं? और मेरे पास मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। आपके अपने बच्चे हैं? जी हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कितनी उम्र है उनकी? 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं। तो मासूम बच्चे पे आपको रहम ना आया एक लम्हे के लिए भी? सर हम आपने पुलिस को इतला करने के लिए, इन्फॉर्मर बनने के लिए, जैसे एक अच्छा शहरी करता है, एक अच्छा दयानतदार शहरी क्या काम करता है? पुलिस को फौरी इतला करता है कि फ़लानी जगह एक बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है, उसको बचाएं, उसको रोकें। तो आपने अपने बच्चों को ना सोचा एक दफ़ा भी? सर गलती होगी, बस इंसान लालच में आ गए तो ये गलती होगी। अब आप आज के दिन आपके बच्चे क्या सोच रहे होंगे? बस वो रो रहे हैं। वो भी जिस तरह कि हमें सज़ा तो फिर मिलनी है ना, जब हमने किसी को अजियत पहुँचाई है तो हमें तो फिर मिलती रहनी है ना। आप नहीं समझते किस तरह आपके पूरे ख़ानदान का जो नाम था, आपने अगर उससे पहले को क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो तो एक अलहदा बहस है, वो सारे का सारा नाम आपने तबाह बर्बाद कर दिया। आने वाली नस्लों को भी पता होगा कि ये बच्चे अगवा में मुलविस हैं। ये ज़ाहिर बात है, पूरे ख़ानदान की बिस्ती है। तो आपको कब गिरफ़्तार किया गया? 2 दिन हो गए। तो कहाँ से गिरफ़्तार किया गया? सराय आलमगीर से। तो पुलिस आप तक पहुँच चुकी थी? जी। आपको अंदाज़ा था पुलिस पहुँच जाएगी? नहीं। क्यों, सराय आलमगीर जो है वो इस धरती पे वाक़ नहीं है? ये ना कि मैं लाहौर आया ही नहीं हूँ कभी, तो मुझे नहीं था पता कि वो इस तरह का मामला होगा, इधर भी पुलिस आ जाए। आप बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बस सर गलती होगी। आप क्या कारोबार क्या करते हैं? आपका बिज़नेस क्या है? बिज़नेस मैं उधर सोसाइटी में जो होती है ना लेबर सारी, उनकी रोटी राशन लेके महीने का कितना कमाते हैं आप? 25,000। तो आपने सोचा मैं 25 लाख एक दम से कमा लूँ, वो भी किसी के बच्चे की जान के इवज़? सर गलती। बच्चे को कत्ल करने का प्लान भी बना था? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं। अगर ये मामला एक्सपोज हो जाता, मज़ीद ख़राब हो जाता? हमने उसे कहा था कि यहाँ इनकी बात मान लो, उनका बच्चा उनको वापस करो पैसे लेके, नहीं तो इधर से चले जाओ, हम मज़ीद और नहीं इधर। आप तो कॉलें करते रहे। निकालें, ये लास्ट टाइम यही बात हुई थी कि वो 1.5 करोड़ दे रहे थे, हमने उनको कहा कि पैसे ले लो, उनका बच्चा वापस करो। जो पीछे थी ना लड़की, वो जो गाइड करती थी शहबाज को, वो कहती थी कि आपने पैसे 1.5 करोड़ नहीं लेना, 5 ही लेना है। उन्होंने पैसे उनके पास ज़्यादा हैं, उन्होंने बना के रखे हुए देने के लिए। तो आपको कितनेवें दिन सराय आलमगीर इनके पहुंचने के बाद कितनेवें दिन एग्जैक्ट पता था कि ये अगवा का बच्चा है? जब ये उधर पहुंचे से दूसरे दिन पता चल गया। किसने बताया था ये? शहबाज ने जब फ़ोन किया था। नहीं, इन्होंने अगवा करने से पहले आपको इत्मीनान में नहीं लिया था? नहीं। एमरजेंसी सराय आलमगीर जाना पड़ा था? इन्हें एमरजेंसी सराय आलमगीर। और फिर आपसे तय हो गया होगा कि आप इतने पैसे रख लें, हम हमें फैसिलिटेट करें, हमें डेरा दें, सारा कुछ दें। यही तय हुआ ना कि आपकी किस्मत बदल देंगे, सब्ज़ बाग दिखाए? इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाया कि आपको भी पैसे देंगे, हमें मिलेंगे तो आपको भी देंगे। आप बहुत मासूम बच्चे हैं, 5 साल के आप तो नहीं हैं, वो तो अरीज़ था। जी, बस सर गलती होगी, लालच। पूरा नाम आपका क्या है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। और आप सराय आलमगीर से हैं? जी जी। मेरी इत्तला है कि आपको लाहौर से निकलते ही इत्तला थी कि अगवा का बच्चा आपके पास आ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। जब इन्होंने बच्चा खुद ही अगवा किया, अपने घर में रखा, हमें हमारे पास सराय आलमगीर पहुँच कर इस अकरम साहब देखिए, एक लम्हे के लिए भी आपको सरप्राइजिंगली पता चले, हैरत अंगेज़ तरीके से पता चले, तो चांस है कि आप मना कर देते। आप कहते यहाँ से चले जाएं, चूँकि आपके डेरा इस्तेमाल हुआ, आप ख़ुद शरीक रहे, आप कॉलें करते रहे, तो इस्टेब्लिश यही होता है कि आपको अंदाज़ा था और आपको पता था, और आप अपनी किस्मत बदलने के लिए ये इतना घिनौना जुर्म करने को रेडी भी थे। सर बाद में पता चला जब वो उधर पहुँच गया, पहले नहीं था पता। ये फैक्ट तो अब आपको अदालत में प्रूफ करना है। अकरम, आप मुझे बता रहे हैं कि आप सिर्फ सहूलतकार हैं और आपका जहन तब बना जब ये यहाँ से निकले हैं। हालांकि इसके बरक्स आपका रिश्तेदार दुबई है, भांजा है, कौन है? भतीजा लगता है। भतीजा दुबई है। कॉन्फ्रेंस कॉल जब आप करते थे जो ट्रैक ना हो दुबई के नंबर से, वो तो आपका भतीजा करता रहा? जी सर। क्या नाम है उसका? नाज़म। नाज़म। तो ये तो आप मास्टरमाइंड हैं।
आप तो ये मास्टरमाइंड है ना, फिर आप तो सहूलतकार नहीं है। आप सहूलतकार कैसे हैं? सहूलतकार तो होता है कि आपके डेरे पे कोई बंदा आया तो आपने कुछ देर फैसिलिटेट कर दिया। आप कॉल्स करने में और दुबई का फोरम और दुबई की मिट्टी यूज़ करने में यहाँ तक, और वो प्लेटफॉर्म यूज़ करने में आपका अपना भतीजा बीच में मुलविस है। जी सर। सर फिर मुझे बताएं एग्जैक्ट प्लान क्या था? आप चूँकि मास्टरमाइंड है। नहीं सर, मास्टरमाइंड नहीं हो, ये हुआ है कि वो जब चला गया ना तो उसने कहा हमारे पास कुछ सिमें नहीं है तो बाहर से कॉल करवा दो। तो फिर नाज़म का आपने फौरी भतीजा अपना दरियाफ्त किया, दुबई वाला उसको बीच में डाल दिया। उसको कहा, उसने कहा था ये जब वो उधर पहुंच गया तो उसने कहा 2 दिन में ये पैसे दे देंगे, कुछ ज़्यादा ये नहीं होगा काम, ये 1-2 कॉलें करनी। यानी कि भतीजे को 2 के दिन के लिए हमें दे दो, और इसका मतलब ये प्लान आपका था सारा कि आपने अगर कॉलें करवानी है तो दुबई से करवाएं, वो नंबर ट्रेस नहीं होगा। नहीं, ऐसे ये शहबाज ने कहा था कि बाहर से कॉल करवा दो, हमारे पास तो नहीं। आप में और शहबाज में क्या फ़र्क है? आज के दिन क्या फ़र्क है मुझे बताइए। आप कॉल भी कर रहे हैं, शहबाज भी कॉल कर रहा है, आप अपना रिश्तेदार भतीजा भी दे रहे हैं उसको कॉल करने के लिए, तो मास्टरमाइंड बड़ा कौन है? शहबाज है कि आप हैं? सर शहबाज ने सारा कुछ करवाया हमें। शहबाज ने टीम जो भेजी, शहबाज ने जो टीम भेजी वो तो अगवा करने तक शामिल थी। जी। आप उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में शामिल है। क्या ख्याल है? उसे मंतकी अंजाम तक उस फिल्म में पूरा रंग भरने के लिए कौन उनको काम आ रहा है? सर हमसे ही गलती हुई है। तो मरकजी किरदार कौन है फिर? ये उसने शहबाज और जो इस वक्त मैं शहबाज से टॉक तो नहीं सर कर रहा, मैं आपसे सर टॉक कर रहा हूँ। जी सर। तो आप मरकजी किरदार नहीं है इस वक्त? सर फ़ोन जब शहबाज ने कहा था तो उधर से करवाओ, तो मैंने मेरे से गलती ये हुई है। तो मरकजी किरदार आप हुए ना इस वक्त? जी सर। आप इस फिल्म में हमसे गलती हुई इस फिल्म में रंग भरने के लिए आपसे अभी आप कुछ दिन बाद ये भी बताएंगे कि, बल्कि शायद इन्वेस्टिगेट के दौरान बता दिया हो कि आपके साथ एग्जैक्ट रकम कितनी तय हुई थी। ये कैसे हो सकता है कि आप एक कदम भी रकम तय किए बगैर चलें? नहीं वो सर इस तरह था ना, मैं चाहूँगा पैसों का लेन देन ही नहीं ना हुआ, वो लेन देन हो जाता तो कितनी रकम थी आपकी? वो उसने शहबाज ने कहा था आपको पैसे दूंगा, ये नहीं था, ये नहीं था उसने बोला, उसने कहा था आपको पैसे दूंगा। आप वो 25,000 दे देता फिर? आप इतने बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं कि लोगों के बच्चे अगवा करने में आप मदद करते हैं, अपना भतीजा देते हैं दुबई से कि यार लोगों को हरास करो, इनको इनकी जान निकालो, इनके जज्बात से खेलो, इन्हें बताओ तुम्हारा बच्चा हमने मार देना है। तो आप 25,000 में तो नहीं बिक सकते ना। आपने अपनी रकम बताई होगी, मुंह से निकाली होगी, उसने डन किया होगा। कितनी रकम निकाली थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर रकम का नहीं था, वो बात इस तरह की नहीं थी। अभी वो लेने देने की बात ही उसने फाइनल नहीं थी की। जब 1.5 करोड़ वो दे रहा था, हमने तो उस वक्त कहा था कि ले लो पैसे उनका। कितने आपके हुए 1.5 करोड़ में? 1.5 करोड़ तो 2-3 दिन डन रहा। जी डन रहा ना? जी। तो आप खुद लेने नहीं आए पैसे, ये तय नहीं हो पा रहा था कि पैसे डिलीवर कहाँ करने हैं। आप चाहते थे 5 करोड़ पे चली जाए ना महविज की वजह से। शहबाज वो लड़की ने फ़ोन किया ना शहबाज को, वो कह रही थी कि इनके पास ज़्यादा पैसों का रेंज है, आप ना 1.5 ले। 1.5 में कितने आपके बनते अगर 1.5 हो जाता? फ़र्ज़ करें कम अज़ कम 15-20 लाख तो देता ना वो। 15-20? हाँ जी 15-20। तय क्या हुआ था? तय नहीं था हुआ, तो उसने कहा था आपको खुश करूँगा, जितने आप कहेंगे आपको दो। खुश करे में आपने कितने कहा था? आपका कोई अंदाज़ा नहीं ना ज़हनी सतह का कि आप 30,000 पे खुश होने वाले हों? नहीं बस ये पैसों का लेन जो ना कितने तय हुए थे? तय नहीं थे हुए। खुश आप कितने पे हो जाते हैं? आप कितने पे खुश हो जाते हैं मुझे बताएं। सर उसने 10 लाख पे खुश हो जाते हैं, 20 लाख पे खुश होते हैं, 25 पे होते हैं, या 1.5 करोड़ में से 75? आपका किस पे खुश, किस पे होते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर वो उसने कहा था आपको पैसे दूंगा, ये नहीं थी तय हुई कि कितने देगा। खुश कितने पे होते हैं आप ये बताएं। हमारे जहन में यही था कि 15-20 लाख दे देगा, हम अपना कारोबार कर लेंगे इधर। आप 20 आपका और 20 उसका भाई का? जी 40 लाख। जी। और भतीजे को कितने भेजने थे? नहीं उसका कोई नहीं था पैसों में। ये क्यों? भतीजा फ्री में यूज़ हो रहा था? जी सर। और भतीजे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं सर। या भागा हुआ है यहाँ से दुबई में, उसने पनाह लिया या क्या चक्कर है? वैसे ही वो उधर मेहनत करता है, वो अपना काम करता है। आपका क्या नाम है जी? जी सजाद हुसैन। सजाद, आपका इसमें क्या रोल था और आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी इसराइल आलमगीर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा रोल इसमें यही है कि मैं इनके साथ था
क्या रिश्ता है आपका अकरम के साथ? जी दोस्त है मेरा, एक जगह मुलाजमत करते हैं उधर। आप एक ही जगह मुलाजमत करते हैं। जी आपकी एज उम्र कितनी हो गई? उम्र सर मेरी होगी 47-48 साल। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 8 बेटियाँ हैं, 5 बेटे हैं। इतने बच्चों के साथ आप किसी का बच्चा अगवा करने में सहूलतकारी करते हैं और आपको इत्तला भी होती है, फिर आप साथ भी देते हैं, इसको क्या समझा जाए? गलत है सर, इसमें सब कुछ गलत है। जिस वक्त इसने बच्चा अगवा किया, ये अल्लाह को बेहतर पता है कि हमारा इल्म में बात नहीं थी। जब ये हमारे पास गया है तो तब हमें पता चला है कि ये बच्चा इस अकरम को तो इन्होंने जाति बता दिया था। जी शहबाज क्योंकि अकरम का दोस्त है। जी शहबाज अकरम का दोस्त है ना? जी अकरम का। और आप अकरम के दोस्त हैं? जी मैं अकरम का तो दोस्त। कत्थे मुलाजमत भी करते हैं? जी इकट्ठा मुलाजमत भी। तो इनको तो लाहौर से चलते ही इसने इतला कर दी थी। जी आपको कब पता चला? मुझे तो सर जब 3-4 दिन उधर बच्चा रहा है ना, तो जब इन्होंने कालें शालें की हैं, इनकी डील होती रही है, मुझे बाद में पता चला। तो आपके साथ क्या तय हुआ, रेट क्या तय हुआ आपका फैसिलिटेट करने के चक्कर में? नहीं सर, इन्होंने यही कहा था कि आपको भी पैसे मिलते हैं। आपने कितनी कॉलें की? सर मैंने कोई कॉल नहीं की, कॉलें यही करते थे। तो आप फिर क्या करते थे? आप राखी करते थे? जी देखते थे कोई पुलिस वगैरह का छापा छुपा तो नहीं? नहीं सर, बस वो बच्चे को चीज़ें ला। क्या कौन सा डेरा है जहाँ रखा गया हुआ है सराय आलमगीर? वो कौन सा डेरा है? बताया, मुझे नहीं पता ये उस इलाके के हैं। वो पब्बी में डेरा है, उस डेरे पे इन्होंने रखा हुआ था, भाई ने रखवाया था। मेन रोड से, हाईवे से कितनी दूर है वो डेरा? वो तकरीबन सर काफ़ी बन जाता है, 12-14 किलोमीटर तो साइड 14 किलोमीटर दूर है आप लोग। तो इस दौरान कभी को ख़तरा नहीं महसूस हुआ कि पुलिस आपके साथ साथ है और आपके साये जो हैं उनको भी फॉलो कर रही है और आप तक पहुंचने वाली है? नहीं सर। या आपको ये भी नहीं अंदाज़ा हुआ कि ये पकड़े जाने की सूरत में आपका क्या हाल होगा, क्या हशर होगा? नहीं सर, उसने पहले तो यही कहा था कि हमारा फैमिली मैटर है, हमारा कोई लेन देन। आप गाड़ियाँ चोरी करते हैं? नहीं सर, मैं चोरी नहीं करता था। उधर से जो टेम्पर गाड़ियाँ इधर से चोरी होकर जाती थी, उधर से ख़रीद के लाता था। वो भी पहले सर लाता था, अब नहीं लाता। 3-4 साल पहले की बात है। उसमें मैं चलान भी हो चुका हूँ, उसमें मुझ पे पर्चे भी हुए हैं। फिर जो रिकवरी थी वो भी मैंने करवाई थी उस वक्त। मेरा घर भी। कितनी गाड़ियाँ आप पर पड़ी और आप कब पकड़े गए? ये सर 2-3 साल पहले की बात है। गाड़ियाँ चोरी में, आप कार थेफ्ट में अंदर रहे? जी बिल्कुल। कब जेल भी गए? जी जेल भी गया हूँ जी। उसमें इन्होंने मेरी रैश बुकवा के तो वो सब कुछ। तो आप घर बेचने के बाद भी आप जो हैं वो सीधे रास्ते पे नहीं चले और लोगों के बच्चे अगवा करने में उनकी हेल्प करते हैं और मुआवनत करते हैं? नहीं सर, इसमें मेरा बिल्कुल रोल नहीं है। ये अल्लाह को बेहतर पता है। ये मेरा ज़रूर गलती है कि जब आया तो मैंने इनकी हेल्प ज़रूर की है। अब अपना मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? बस सर मेरे अल्लाह को बेहतर पता है और गवर्नमेंट ही। तो आप इश्तिहारी भी हैं? जी सर। तो अभी आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं, अपने मुस्तकबिल, अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल? आप पे कितना बड़ा इल्ज़ाम है ये जो आप फेस करने जा रहे हैं और आप गिरफ्तार भी हैं, अरेस्ट भी हैं? बस सर, इसमें मैं सबसे बड़ी बदकिस्मती तो यही है कि हमारी गलती हुई है। आज चौथा दिन है मेरी वालदा फौत हुई है, कि मैं उसकी वालदा की फुदकी पे भी नहीं जा सका। इससे बड़ा मेरे लिए क्या इबरतनाक सज़ा होगी कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है कि मैं उसके मरने पे भी नहीं जा सका। मेरे लिए तो दुनिया पे सबसे यही बड़ी सज़ा है। वालदा कब फौत हुई आपकी? आज से सर 4 दिन हो गए। बीमार थी वो? जी। तो आप पता लेने भी नहीं जा सके? बस सर पकड़ा गया हूँ तो। नहीं तो आप ये काम ना कर रहे होते तो वालदा के जनाजे पे होते? सर पीओ था तो इनके डेरे पे ही उधर काम धंधा 2-3 माह से कर रहा था। नहीं, उस पीओ के लिए तो बार बार छापे नहीं मारे जा रहे थे, काम तो ये तेज़ था इस वक्त। आप तो उस पीओ के चक्कर में थोड़ी पकड़े गए हैं। नहीं सर, इसी चक्कर में आप एब्सकॉन्डर थे तो उस चक्कर में थोड़ी पकड़े गए हैं। आप तो पकड़े गए हैं इस चक्कर में, ये जो चक्कर आपने चलाया था लोगों के बच्चे अगवा करने वाला। ये सर उसी दोनों की प्लानिंग थी। तीसरी वो मैवश लड़की थी जो वो कहता मेरी वाइफ है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, आपस में हमारा कोई ज़मीन का तनाज़ा है कि जायदाद का तनाज़ा है। उस बिना पे ये बच्चा लाया था और बच्चा उससे पापा पापा कहता था। जब इन्होंने कॉल की है तो तब पता चला ये मामला है। पहले उसने कॉल आप सुनते रहे पास बैठ के? जी सर, मैं 1-2 कॉलें में। क्या अकरम क्या कहता था कॉल पे और इसका लहजा किस तरह का होता था? ये इसने सर पैसे मांगे हैं उनसे, और जो वो नाल साथ में एक वो वैस नाम का लड़का था, वो सर ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ पेश आता था। अवैस कौन है? वो सर जो उठाकर लेकर गया था शहबाज के साथ बच्चे को। और जो दूसरा उठा के लेके गया था उसका क्या नाम था? एक का नाम शहबाज है, एक का नाम वैस है। शहबाज मफरूर है और अवैस किधर है? और दोनों मफरूर हैं जी। दोनों नहीं अभी पकड़े गए? जी नहीं तो सर। अवैस किस टोन में बात करता था? सर वो गालियाँ निकालता था, कैसे बदतमीज़ी करता था। शहबाज उसे समझाता था कि इस तरह बोलो, इस तरह बोलो। शहबाज खुद नहीं बोलता था, उसका फैमिली मैटर था कि मेरी आवाज़ ना पहचानी जाए। ये तो एक लम्हे के लिए आपने नहीं सोचा कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं या मैं इनका सहूलतकार बन के स्टेट की मदईयत में चला जाऊं, उनको बताऊं? ऐसी कोई बात आपके जहन में कभी नहीं आई? सर मैं तो पहले ही पीओ था, तो मैं डर के लिए किसी की कोई बात ही नहीं मैंने की।
किसी तरह की कोई बात आपने नहीं की? जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताया कि बच्चा इस तरह लाए हैं, ना मैंने गवर्नमेंट को बताया, ना मैंने किसी और को बताया। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके नाम क्या पैगाम आप देंगे? बस हमसे गलती हुई है, अल्लाह ताला भी माफ़ करे और मुद्दई को भी माफ़ करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे पूरी ज़िंदगी में कभी दोबारा कोई ऐसा गंदा काम ना करें। आप कह रहे हैं आपको माफ़ कर दिया जाए? जी, बच्चे हैं छोटे छोटे, खुदा के लिए मुझे एक मौका मिलना चाहिए। कैसे, किस बात का मौका? माफ़ी मिलनी चाहिए सर जी। तो कानून, गलती हुई है, गलती की माफ़ी होती है। इन्वेस्टिगेशन एंड पर क्या क्या हुआ, क्या क्या मामलात रहे, और सबसे बढ़कर ये ट्रैक किस तरह हुए? 17 दिन के उतार चढ़ाव में कई जगह इन्वेस्टिगेशन का दिल डूब जाता है, नब्ज़ उनकी बंद होने के करीब आती है। बहुत सारे शॉकिंग न्यूज़ वो अपने दिल पर ले लेते हैं, मदई को नहीं बताते। ऐसे मामलात में क्या क्या होता रहा, ये 17 दिन के उतार चढ़ाव, मज़ीद आपको तहकीकात इसकी बताते हैं। हमारे साथ रहिए। किसी का अपना प्यारा खो जाए, गुम हो जाए, और सबसे बढ़कर अगवा हो जाए, और अगवा बराए तावान, तो उस ख़ानदान को कैसे नींद आती होगी, कैसे सुकून मिलता होगा। इसको सोचना, इसको विजुलाइज़ करना बहुत तकलीफ़ दे अमल है। 17 दिन लगे 5 साला अरीज़ जो हैं उन्हें अपने ख़ानदान से वापस मिलते हुए, या फैमिली रीयूनियन के चक्कर में। गिरफ़्तार वो लोग हो गए, कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, अगवा करने वालों ने ये ताने बाने कैसे बुने, फैमिली के कितने लोग बीच में मुलव्विस थे, या करीबी ख़ानदान या करीबी रिश्तेदार, और ख़ास तौर पर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की टीमें हैं, CIA की टीमें हैं, और सारी पंजाब पुलिस की बहुत सारे और लाहौर से मुतल्लिका लोग जो हैं, उन्होंने किस तरीके से मुल्ज़िमान को ट्रैक किया, खुरा कैसे मिला, सुराग कैसे मिला, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। इस वक्त हमारे साथ DSP CIA तारिक इलियास कियानी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कियानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ये सबसे पहले मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि अरीज़ 5 साल का जब अगवा होता है, तो अगवाकारों ने जब उसके करीब पहुँचते हैं, कहाँ से ये मामला शुरू होता है? इसलिए ये 13 तारीख का वाक़या है, शाम 5:30 का टाइम है। बच्चे आम रूटीन में जैसे स्कूल से वापस आके खाना खा के यूनिफॉर्म चेंज करके खेलने के लिए अपने घर के सामने पार्क में मौजूद थे। 3 बच्चे हैं उस घर के, तीनों बच्चे खेल रहे थे जहाँ से ये बच्चा अगवा होता है। तो अगवाकार उसके पास चले गए, वो सीन क्या हुआ? इस तरह हुआ कि पहले वो तकरीबन 4 बजे आए हैं, 4 बजे से उन्होंने रैकी शुरू की। जो एक अगवाकार था वो इस घर के सामने बैठ गया, क्योंकि पार्क था, वेट करता रहा। जब बच्चे आ गए तो दूसरे को उसने, जिसके पास मोटरसाइकिल था, उसको बुलवाया। वो आए हैं, बच्चे को उन्होंने, 3 बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके पापा का फ़ोन आया। 2 बच्चे बड़े थे, उन्होंने ज़रा अपने आप को सेंस कर लिया, वो घर की तरफ भागे। ये छोटा था जिसको इन्होंने पिक कर लिया मोटरसाइकिल के ऊपर, फिर इसको उन्होंने बिठा के हुआ कर लिया। घर इतला किसने दी? उन्हीं 2 बड़े बच्चों ने? जी, उनमें से एक बच्चे ने। उन्होंने ले जाते देख लिया? जी, फिर उसने अपने यानी कि फूफू को बताया, फिर वो लेडीज़ बाहर आई, लेकिन उस वक्त तक वो उसको पिक कर चुके थे और लेके जा चुके थे। अब 2 मुल्जिमान ये कहाँ लेके गए बच्चे को? ये उसको इसमें मुल्तान रोड से होते हुए चपुर्जी तक आए हैं। चपुर्जी से इसको न्याजी अड्डे की तरफ है जहाँ एक की रहाइश थी, ये उधर तक उसको लेके आए। अच्छा, तो कोई किसी दोस्त के पास भी बच्चे को रखा? जी, पहले उन्होंने अपने घर में रखा, उसके बाद इसको बजरिया मोटरसाइकिल ट्रैवल करके सराय आलमगीर ले गए। अच्छा, जहाँ उनके दोस्त का एक डेरा नुमा था, वहाँ उन्होंने बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया अपने साथ। तो उधर क्या बताया, वो डेरे वाले भी मुलव्विस थे? जी, उसको उन्होंने बताया कि मेरे ये भाई का बेटा है जो मेरे पास है, उससे हमारी थोड़ी सी जो है ना आजकल वो परेशान है, इसलिए मैं इसको साथ ले आया हूँ। फिर उसमें 2 लड़कों को उसने एंगेज किया हुआ था जो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे।
ओके, तो ये कितने लोगों का नेटवर्क है? ये जो अभी तक हमारे सामने आया ये 5 तो यहाँ हैं जो पाकिस्तान में, और एक कॉलर जो दुबई में है वो 6 का है। और यही फैमिली टारगेट थी या रैंडम इन्होंने बच्चा उठाया? नहीं, ये रैंडम नहीं था, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड था। जो इंफॉर्मेशन इनके घर के अंदर से जनरेट हुई थी, बेसिकली इनकी एक अजीज़ा है महविश, जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन और बच्चे के मतलब तमाम इंफॉर्मेशन घर के मतलब उसने इन्हें दी थी। महविश का इस मामले में इंटरेस्ट क्या था? उसकी बेनिफिशियरी है या वो इस गैंग का हिस्सा है? बेसिकली वो इसी गैंग का हिस्सा था ही, और उसका जो मेन मुलज़म है शहबाज, उसके साथ दोस्ती थी। अच्छा। और जिसके लिए उसने अपने इस बच्चे का टारगेट दिया। तो ये 10 करोड़ मांगा गया? जी, इसमें इब्तदाई उन्होंने 10 करोड़ का कैसे फर्स्ट टाइम टारगेट दिया? फर्स्ट टाइम कैसे रब्ता किया? ये बेसिकली यहाँ आप मैं सवाल आपकी इजाज़त से रीफ्रेज कर लूँ। बच्चा अगवा होता है 5:30 बजे और ये 13 तारीख है, 13 मई। पहला रब्ता अगवाकारों का कब होता है वरसा के साथ? बेसिकली ये सेकंड डे रब्ता करते हैं और बाप को इन्फॉर्म करते हैं कि जो आपका बेटा है वो हमारे पास है। बेटे का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, सामान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि हम और कॉल उसके डैड को की गई, अब्बा को, उसके वालिद को की गई। और ये जो गैर कानूनी गेटवे जिसको हम कहते हैं, ये उसके थ्रू कॉल थी, दुबई से जनरेट हुई थी, और ये इसको रिसीव। इसको मेरे सुनने वाले व्यूअर्स जो हैं उनके लिए थोड़ा आसान कर दें, गैर कानूनी गेटवे क्या है, दुबई से कॉल का जनरेट होना क्या है? क्योंकि लोकल पार्टी तो यहाँ बैठी है, आप फरमा रहे हैं, मुल्ज़मान का ताने बाने भी यहाँ है, कोई एक आध बंदा उनका दुबई भी होगा, तो ये थोड़ा अगर आप समझा सकें। बेसिकली ये जो पाकिस्तान में मौजूद थे, ये अपने सेल से दुबई अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, और दोस्त जो है वो सेट के साथ सेट लगा के 2 सेट जोड़ के वहाँ से जो अपने सेट से कॉल इस नंबर पे करता था गेटवे के थ्रू। अच्छा। लिहाजा जो इसके बाप को नंबर शो हो रहा था वो एक एक्सचेंज का नंबर शो हो रहा था जो पाकिस्तान बेस्ड था। ओके, लेकिन वो डिटेक्टेबल नहीं आम बंदे के लिए? नहीं, वो डिटेक्टेबल तो है, लेकिन क्योंकि उसको सिम फेक होती हैं, विदाउट शख्स की वो जनरेट हुई होती हैं, उन्होंने 1 माह के लिए आरजी उनको चलाया हुआ होता है और डिवाइस में इस्तेमाल होती है, सेट में नहीं होती। अरीज़ की फैमिली को पता था कि ये स्टार्ट में बिल्कुल अगवा होता है कि ये कोई दुश्मनी का नतीजा है, अगवा बराए तावान की कॉल हो सकती है, या वो समझ रहे थे कि रैंडम कोई ले गया स्टार्ट में? क्योंकि उनके वालिद साहब मिले स्टार्ट में, क्या हुआ? बेसिकली जिनके साथ ये मुतासरा पार्टी होती है उसको फीडिंग हमारी तरफ से होती है, हम उनके इंटरव्यू करते हैं और हम ही जज करने की कोशिश करते हैं कि ये मामला कैसे हो सकता है। स्टार्ट में आपका क्या जजमेंट था? जी, शुरू में जिस वक्त बच्चा उठाया जिस तरीके से गया था वो ज़्यादा रैंडम की तरफ जा रहा था, लेकिन जब दूसरी तीसरी कॉल पे उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करनी शुरू की तो उस वक्त हमने जज कर ली कि ये इनके घर के अंदर से ही। क्या इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद पे ये पता चला कि घर के अंदर से कोई भेती है जो मिला हुआ है? बेसिकली इस तरह के उन्होंने एक गाड़ी का जिक्र किया, जो गाड़ी जी, जो गाड़ी चंद दिन पहले खरीदी गई थी। इन्होंने कहा होगा पैसे नहीं हमारे पास? नहीं, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो आपने खरीदी है उसको सेल आउट कर दें, हमें पता है आपने 80-90 लाख उस गाड़ी का दिया हुआ है। जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पास करनी शुरू की तो फिर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें नए पहलू खुलते गए। फौरी डिटेक्ट ये हुआ कि इनको ये इतनी करीब की इन्फॉर्मेशन कैसे है? कैसे? बच्चा तो रैंडम वालों को तो नहीं पता होता जी, 5 साल का बच्चा तो इन्फॉर्म नहीं कर सकता। 5 साल का बच्चा तो उतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि बाप के पास कौन सी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या नहीं है, नौकर मरे कितने हैं, लेकिन एक ऐसी गाड़ी जो उनके ससुराल वालों ने खरीदी थी उसका बच्चा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। यहाँ रैंडम वाले मोस्टली तावान की फिर कॉल नहीं करते, बच्चे किसी और मकसद के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता फैमिली क्या है। बच्चा हुआ ही तवान के लिए था, और बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन
रैंडम में ली जाती है, वो आप उसी बंदे से ले रहे हैं जो आपके पास है। अब दूसरे तीसरे दिन ये कॉलें आना शुरू हो गई कि आपने जी, गाड़ी खरीदी है? दूसरे दिन पहली कॉल आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास है अच्छा, इस गाड़ी वाले क्लू के अलावा और क्लू क्या था जिससे कंफर्म होता था कि कोई फैमिली का मेंबर भी बीच में मुलविस है? जब 17 दिन जो बातें होती रही, पैसों के लेन देन में होती रही, उन्होंने इसकी जो फैक्ट्री है उसके मतलब बताया, राइस जो है कारोबार है उसके मतलब बताया, तो उससे फिर अंदाज़ा लगाते रहे हम कि ये अब लाइन किस तरफ जा रही है। तो वो कॉल्स ये रिकॉर्ड करते रहे? जी बिल्कुल। आप तक पहुंचती रही? जी। मुलजिमान को पता था कि पुलिस लूप में है? ऐसी भी 2-3 कॉलें उनकी तरफ से जनरेट की गई जिसमें उन्होंने पुलिस से राब्ता तोड़ने का कहा। बेसिकली जिस तरह हम अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए आने वाले हालात का जायज़ा ले रहे होते हैं, इसी तरह हवाकार भी अपनी सलाहियत को रूए कार लाते हुए अपनी आने वाले हालात का जायज़ा ले रहे होते हैं। नहीं, महविश जो इस ख़ानदान के अंदर है और वो अगवाकारों का जो मरकज़ी किरदार है उसके साथ राब्ते में है, तो वो फिर राब्ता तो करके बताती होगी कि ये लोग पुलिस से देखिए, राब्ते जब में। हम एक प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं तो फिर इसकी हम पूरी एहतियात करते हैं कि अगर उस घर के यहाँ तक के बिल्कुल क्लोज शख्स भी शामिल है तो उसको भी हम अपनी मौजूदगी और अपना काम ना बता सकें कि पुलिस क्या कर रही है। अगर हम ओके फैमिली इन्वेस्टिगेट किया आपने? जी बिल्कुल, लेकिन हमने उस तरह नहीं की कि हम बतौर पुलिस अफसर जा रहे हैं। अपने तौर पर? जी अपने तौर पर, रैकी रुकी करके? जी रैकी करके। तो महविश भी इन्वेस्टिगेट हुई? नहीं, उसको हमने, क्योंकि हमें चंद घंटों के कहें या चंद दिनों में उसकी किरदार वाज़ेह हो चुका था, लिहाजा उसको टच करना मुनासिब ही नहीं था। उसको टच करते तो बात फिर बिगड़ जाती? जी बिल्कुल। वो नंबर अपने बंद कर देते, टेक्निकल तौर पे उसको, बच्चे को खुदा न खास्ता मार देते डर की वजह से। हमने उसको सिर्फ टेक्निकल तौर पे हैंडल किया। अच्छा, मुझे क्यानी साहब ये समझना है कि दुनिया की मुश्किल तरीन इन्वेस्टिगेशन है कि अगवा बराए तावान में चूँकि बच्चे की जान उनके कब्ज़े में होती है तो इसको डील करना, और ये बहुत सेंसिटिव है, फैसला लेते हुए भी इसमें 1000 दफ़ा सोचा जाता है। ये कहाँ कहाँ बच्चे को रखते गए और बच्चे की जान को कितना ख़तरा था, या किसी कॉल से ये भी पता चला कि ये अब जान से मार देंगे? देखिए, जब हम उसको डील करते हैं, जब अगवाकार पैसा मांगते हैं तो फिर वो तो हर कॉल में इसका जिक्र करते हैं। नुकसान का जिक्र करेंगे तो हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह वो डर आपको नहीं डालेंगे तो आप कैसे इतनी बड़ी रकम उनको दे देंगे। लिहाजा वो तो इस जो हमारा अंदर का खौफ है उसको, उसमें हमें मुब्तला करके ही हमसे पैसे लेते हैं। 10 करोड़ अगर आपसे कोई मांग रहा है तो वो कोई इतना बड़ा खौफ आपको देगा तो आप उससे बार्गेनिंग पे आएंगे नहीं। 17 दिन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। कई दफ़ा वालिदैन को लगता है कि अब केस हाथ से स्लिप हो गया, कई दफ़ा उन्हें लगता है हम क्लोज पहुंच गए, क्योंकि वो जो पुलिस उन्हें गाइड कर रही होती है वही समझ रहे होते हैं। कितने फेजेस ऐसे आए कि जिसमें आपको लगा कि ये हम बहुत क्लोज चले गए हैं या स्लिप हो जाएगा? देखें, मदई को 100% हक़ाइक़ बताना भी पुलिस ऑफिसर के लिए मुश्किल। बेसिकली पुलिस जो है वो एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करती है। अगर हम हर शॉक जो है वो मदई को देते रहेंगे तो फिर मदई के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो स्टैंड करे, अपने आप को कायम रखे। लिहाजा कुछ शौक हम लेते रहे, कुछ हमारा मदई लेता रहा। तो इसमें कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर कर सकें जब आपको लगा कि ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, हम मदई को बिल्कुल नहीं दे सकते और ये शौक हम अपने सीने पे लेते हैं पुलिस वाले? लेकिन इसमें तो कई फेसेस आए और कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन मदई हमारा साथ खड़ा रहा जिस वजह से हम आखिरकार इसमें कामयाब हुए। नहीं तो किसी जगह पे मदई ने यह भी सोचा आपकी मुशावरत से कि 10 करोड़ रुपये दे देते हैं? बेसिकली मदई पैसे देने पे तैयार था, लेकिन जो हम डील करवाना चाह रहे थे उस पर हो नहीं थी रही। वो क्या डील थी? उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि इन्फॉर्मर जो है बिल्कुल इन था, और इन्फॉर्मर को जो उसका खावन था वो 10 करोड़ का बता रहा था कि मैं 10 करोड़ रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन जो हमारा मदई था, जो बच्चे का बाप था, वो हमारी गाइडेंस के ऊपर चलते हुए
प्रॉपर जो डीलिंग है उसमें मसरूफ़ रहा। आपने ऐसा क्या यकीन दिलाया एक बच्चे के बाप को कि वो मान गया फौरी कि मैं 10 करोड़ नहीं देता, ये बच्चे की जान भी बचा देंगे? ये यकीन का मामला है ना। ऐसा क्या यकीन आपने दिलाया साइंटिफिक बुनियादों पे कि जिससे वो मान गया कि भाई ठीक है मैं पैसे नहीं देता और ये बचा भी लेंगे बच्चे को? बेसिकली तो जब आप दो दोस्त साथ चलते हैं तो ये तो वही बता सकता है कि हमने उसके साथ क्या किया और उसने हमारे साथ क्या किया। ये तो एक जज्बे की बात है। मैं आपको इधर बैठ के कैसे यकीन दिला सकता हूँ कि अगर फायर कोई होगा तो मैं आपके सामने आ जाऊँगा। जब हम इकट्ठे चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पुलिस अफसर जो है ये मेरी जगह कुर्बानी देगा, तो फिर आप भी मेरे साथ उसी तरह चलेंगे। या आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए बड़ा यकीन था कि ये लोग रेडार पे आ गए हैं? जी देखिए ना, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने टेक्निकल बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड बहुत जल्द हमने इनको जो ट्रेस कर लिया था। बच्चे के रखने के लिए इनके पास क्या जगहों का बंदोबस्त था? कहाँ ये बच्चे को रखते थे? खाने पीने का क्या बंदोबस्त था? कहाँ रखते, कहाँ रहे? बेसिकली कुछ दिन तो इन्होंने कुछ 4 से 5 दिन तो अपने घर रखा है। उसके बाद इसको सराय आलमगीर आपको बताया कि अपने दोस्त के पास ले गए। वो जो आम रेंज है खाने का वो तो इसी तरह करते हैं। तो बच्चा रोता बिलकता नहीं, ऐसा नहीं। पहले 2 दिन वालिद आपको पता है कि वो उसको याद रहते हैं, लेकिन 5-6 दिन के बाद बच्चा फिर नॉर्मल हो जाता है, अगले माहौल में एडजस्ट हो जाता है। दूसरों बच्चे को तो आजकल तो आपको पता है कि 2 माह बच्चे को भी मोबाइल दे दें तो वो फिर आपको पूछता है। अच्छा, ये बच्चे को पता चला आपको कि ये कार्टून दिखाते रहे बच्चे को? इसी तरह वो बच्चे को एंगेज रखते रहे हैं, मोटरसाइकिल पे सैर कराते रहे हैं ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। उसे डांटा डूंडा नहीं, उसे प्यार से रखा? मुमकिन नहीं है बच्चे को डांट के आप उसको फिर अपने साथ चला लें, वो मुमकिन नहीं। बच्चा इन्हीं के पास मौजूद था, इन्होंने बच्चे के वालिद को क्या सबूत पेश किया? आवाज़ से बात करवाते थे, वीडियो कॉल करवाते थे? नहीं, वीडियो कॉल इन्होंने 2-3 कॉलें कराई हैं बच्चे, खैर खैरियत की बात कराई। तो बच्चा आगे से बोलता था? जी बस वो क्योंकि सेट के साथ सेट लगा के बात कराते थे, इसलिए कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं हुई, लेकिन महसूस हो रहा था कि बच्चा कंफर्टेबल है। ये उन्हें पता चल गया कि इन्हीं के पास? जी। अच्छा, अब मुझे साथ ये भी पूछना है कि इस इन्वेस्टिगेटिंग के दौरान ये जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, बच्चों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है? क्या करें वो? लेकिन जब आपके घर से इंफॉर्मेशन लीक है फिर आप तो बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं कर सकते, फिर तो किसी जगह भी कोई भी नुकसान हो सकता है जब आपके अंदर शामिल है। लेकिन बड़ी स्क्रीन के ऊपर कोई इतना ज़्यादा थ्रेड नहीं है इस वक्त, कोई इतनी, ये मेरे ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद किडनैपिंग एंड रैंसम जो है ना लाहौर में रिकॉर्ड हुई है। इससे पहले 3-4 साल कोई ऐसी हीनियस जिसको कहते हैं वो नहीं हुई। वैसे भी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल गुजारनी चाहिए, थ्रेड हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, बच्चे की निगरानी करनी चाहिए। बच्चा कम से कम एक आपके घर का जो बालग है उसके ऊपर निगरानी होनी चाहिए। इसकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। कितने लोग इस काम में मुलविस हैं और ये इनका पहली वारदात थी या ये आदी हैं सारे इस काम के? इसमें जो अब तक हमें 5 आदमी तो हैं जो पाकिस्तान में हैं और एक जो कॉलर है बाहर का, इस तरह 6 बंदे आप कह सकते हैं। इनका किडनैपिंग रैंसम में तो साबका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं, लड़ाई झगड़े में इनके मामलात हैं, मंशियात में ये पीओ हैं, 1-2 क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी मौजूद है। ये कोई किसी बड़ी गैंग के साथ ये लोग वारदातें वगैरह करते रहे या खुद से ही आपस में कोई छोटा मोटा गैंग है? अपनी ये बेस्ड हैं, जो लाहौर बेस्ड हैं, 2 जो अभी मफरूर हैं वो आपस में हैं, और ये जो 2 सराय आलमगीर वाले हैं ये उधर मंशियात और लड़ाई झगड़ों में हैं। और ये खातून जो आप बता रहे थे, इसकी गिरफ्तारी का इम्कान कब तक है? जी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। और बाकी लोग भी जल्द पकड़े जाएंगे? जी इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि मंजरे आम पे आने के बाद तो मुश्किल हो जाता है जी, बहुत मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, दूसरा आप चूँकि ज़ैनब कत्ल केस के मसाइल भी आपने देखे, खुद आप जाके इन्वेस्टिगेट करते रहे, ये मामला भी देखा, वो कम्प्लेक्स हो गया था मामला, पेचीदा होता जा रहा था। ज़ैनब कत्ल केस आपको याद होगा, उसका जो मरकज़ी किरदार था वो चकमा दे के गायब भी हो जाता था, DNA मैच होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से मिला था। तो इस केस में आप कहते हैं कि थोड़ी आपको क्लूज़ मिलते गए जो आप अपने उनके वालिद को भी फिर देखिए, हर जुर्म जो है वो निशान छोड़ता है, अपने निशानात जो है वो छोड़ता है, लेकिन किडनैपिंग एंड रैंसम में वो निशानात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपसे एक रब्ता करना है, उस रब्ते में फ़ोन नंबर इस्तेमाल होना है, उसमें जो है उनकी गुफ्तगू होनी है, उसमें आपको इलाके का पता लगना है, उसमें आपको हालात जो उस वक्त फ़ोन करने वाले के हैं वो पता लगने हैं। लिहाजा इसमें क्लू बहुत ज़्यादा चलता है बनस्बत इससे कि कत्ल दूसरे वाक़यात में भी क्लू मिलते हैं, लेकिन इसमें क्लू बहुत ज़्यादा। फाइनल किस स्टेज से इन्हें पकड़ा गया, किस जगह से, किस मुकाम से? फाइनल अभी तो हम इसमें इस मोड में जा रहे थे कि हम पैसे फाइनल कर लें, लेकिन हमें कुछ जो मज़ीद इतलात थी कि वो एक तो पैसों की फाइनल स्टेज पे नहीं आएंगे, क्योंकि जो खातून थी वो उनको स्टेज पे कंफर्म नहीं कर रही थी कि आप अभी 5 पे जाएं, 5 करोड़ पे। दूसरा में अब ये भी इतलात मिलनी शुरू हुई थी कि ये पंजाब से शिफ्ट कर जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि आपके कहने पे वर्षा जो हैं वो 5 करोड़ देने को तैयार थे? 1.5 करोड़ पे हमें फाइनल हो गया। 3 दिन तक ये 1.5 करोड़ फाइनल रहा, लेकिन क्योंकि वो पैसा ले नहीं रहे थे, जब हमने इसको मज़ीद तहकीक की तो वो खातून जो है वो उनको 1.5 करोड़ पे आने नहीं दे रही थी, वो उनको दोबारा 5 करोड़ पे ही लेके जाना चाहती थी। खातून बार बार उनको कह रही थी कि आप 5 करोड़ पे कायम रहें, ये 5 भी दे देंगे जी। 1.5 आपने कम रेट लगाया जी। तो जगह कहाँ तय हुई कि पैसे जहाँ देने हैं? अभी तो फाइनल हुआ ही कुछ नहीं ना जी, वो तो जब फाइनल होता तो फिर जाते हैं ना जी। तो उन्होंने कॉल्स जो आपने सुनी जी, कॉल उन्होंने फाइनल कर दिया 1.5 करोड़ पर। जब उन्होंने आगे इनसे बात की खातून से कि 1.5 हमें वो देने पे तैयार हैं, उसने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया। उसके रिफ्यूज़ करने के बाद फिर वो दोबारा हमारे पास कॉल में नहीं आ रहे थे, अब तब कट गए। हाँ जी, नहीं तो अब कट तो नहीं गया, लेकिन वो अब वेट करना शुरू हो गए ना जी कि अभी हम कैसे दोबारा एक दो कह के डन है हमारी, इस तरह हमें अभी थोड़ी देर बाद फ़ोन करेंगे, हम पैसे ले लेंगे, बच्चा दे देंगे। उसके बाद फिर उसको चेंज करना एक मुश्किल चीज़ है। और फिर जो मेन इशू आया कि उन बच्चे को पंजाब से बाहर लेके जाएंगे, ये आपको पता चला जी। ये उसके बाद फिर हमने ऑपरेशनल, जब वो 1.5 करोड़ पे डन कर चुके थे तब उनकी लोकेशन क्या थी, वो किस जगह थे? बेसिकली वो आपको बताया कि गेटवे से ही फ़ोन करते थे, तो लोकेशन डिटेक्ट नहीं हो सकी। वो तो उसकी सॉफ्टवेयर की क्या लें या उस डिवाइस की लोकेशन आती रही है, लेकिन इनकी अपनी, क्योंकि मैं तो वो फाइनल हो चुके थे ये कौन लोग हैं, लेकिन हमें इनकी लोकेशनों का इल्म था कि अब ये लाहौर में है या सराय आलमगीर में है या गुजरांवाले में है, इनकी हमें मौजूदगी का पता। ये खातून महफिज जो ख़ानदान के अंदर के अरीज़ के रिश्तेदारी लगती हैं जी? रिश्तेदार। क्या है इनका एग्जैक्ट रिश्ता आपस में? ये अरीज़ की क्या लगती हैं? अरीज़ के जो नाना हैं उनकी ये सेकंड वाइफ। अच्छा, तो महविश के साथ भी ये गेटवे से ही रब्ता करते थे या डायरेक्ट रब्ता? वो तो डायरेक्ट रब्ता थे ना उनके। वो डिटेक्ट हो गया रब्ते, कॉलें, ये वही तो डिटेक्ट हुई। वो पर्सनल यूज़ में नंबर है या उसने नई सिम ली हुई थी? महविश ने पर्सनल भी चल रही थी, उसकी दूसरी भी चल रही थी, और वो 1-2 बंदों की लेके भी इस्तेमाल कर रही थी, इनके नौकरों की या इस तरह। तो 1.5 करोड़ की डील अभी तो तय ही नहीं हुआ था पैसे देने का? हाँ जी। नहीं, तो पुलिस का क्या प्लान था? पैसे देने आए तो तब गिरफ्तार कर लें? वो तो देखें जैसे सिचुएशन होगी वैसे ही चला जाएगा, लेकिन जो SOP है किडनैपिंग एंड रैंसम में पहले पेमेंट है, बच्चा है, उसके बाद फिर ऑपरेशन। यानी आप पहले पैसे दिलवाते जी, बच्चा वो हैंड ओवर करते, फिर वो
फिर वो कितनी जगहों पे आपको लगा वो कॉलें सुन के कि मामला बड़ा संगीन है, बच्चे को मार ना दें, या अब आपने मुल्जिमान आपकी तहवील में है उनको इन्वेस्टिगेट किया होगा, उन्होंने किसी जगह बताया कि हम बच्चे को मारने का प्लान भी बना चुके थे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। बच्चे को मारने का तो उनका मकसद ही नहीं था, मकसद तो पैसे थे। अगर आप एक चीज़ बेचना चाह रहे हैं और उस चीज़ को तोड़ देंगे, नहीं, जब आपको पता चल जाए कि वो चीज़ बिक भी नहीं रही और साथ में आपकी जान को भी खतरा है, ये तो मुमकिन, आप पकड़े जाएंगे। ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ बिके ना, किसी न किसी रेट पे तो बिकेगी ना। आप कहते हैं कि वो किसी और जगह भी तो बेच सकते थे हाँ कमोडिटी के तौर पे। हाँ जी, इतनी हमारी डील हो गई, आगे आप खुद कर लें। ऐसा भी होता रहा है इलाका गैर की तरफ। अफ़गानिस्तान जो लोग जाते रहे हैं वो सेल पे सेल होते रहे, कई कई हाथों बिक जाते हैं। इसके जो वालिद हैं अरीज़ के, ये बहुत ज़्यादा गमज़दा रहे, हवास बाख्ता रहे, या स्ट्रॉन्ग नर्व्स के मालिक? स्ट्रॉन्ग, और उनके हौसला देख के हमें भी आगे से हौसला मिलता रहा। आपने कब अरीज़ के वालिद को बता दिया था कि महविश की वजह से ये सारा हो रहा है, या आपने कभी नहीं बताया, अब बताया? बेसिकली जब ये टाइम ज़्यादा गुजर गया, जब ये सेकंड वीक में आ गए, तो फिर मदई भी हमसे तोक़ो कर रहा था कि वो हमसे कोई मालूमात ले अपने आप को मुतमईन रखने के लिए कि पुलिस क्या कर रही है। तो लिहाजा फिर लास्ट इसको बताया गया। पहले तो यही बताया गया कि आपके घर के अंदर से है इस तरह, क्योंकि ये बताना भी ख़तरनाक होता है, बात ट्रैवल कर जाती है। ये महविश कहाँ रहती है? ये दीपालपुर वाली साइड पे। अच्छा, तो उस दौरान वो दीपालपुर ही रही? जी, आती नहीं है मिलने, अफसोस करने। पुलिस से इंटरेक्शन नहीं हुआ उनका? नहीं, बिल्कुल। ओके। तो जब आपने अरीज़ के वालिद को बताया कि आपके अपने ख़ानदान के लोग मुलविस हैं, तो क्या रिएक्शन था उनका? बेसिकली वो खुद भी उसके किरदार से इतने मुतमईन नहीं थे, खातून के किरदार से इतने ज़्यादा मुतमईन नहीं थे। आपके बताने से पहले अरीज़ के वालिद को कभी शक हुआ? नहीं, इस पे नहीं था कि इस लेवल पे कोई नहीं जा सकता? इस पे नहीं था। बाकी उन्होंने कई नाम हमें बताए जिनको हमने वेरीफाई किया। आप बता रहे थे कि 3 बच्चे खेल रहे थे जब ये हुआ। जी जी। तो ये वाला बच्चा अरीज़ ही टारगेट था, या जो काबू आ जाता? सबसे छोटा था, काबू जो आ जाता? आसान टारगेट। बाकी 2 बच्चे भी बड़े थे। इसके भाई हैं सगे? जी, एक उसके ताए का बेटा, एक इनका अपना बेटा था। यानी इस फैमिली में से कोई भी मिल जाता? यही कह लें कि कोई भी मिल जाता, लेकिन वो बड़े थे, उसको टारगेट करना मुश्किल। अरीज़ के वालिद जितने अमीर हैं उतने ही ताया भी अमीर है? नहीं, वो दोनों भाई इकट्ठे काम करते हैं, एक ही सेटअप। फिर तो दोनों में से जिसका बच्चा भी अल्लाह ना करे, उनकी उम्रें ज़्यादा थी, वो मोटरसाइकिल पर बिठाए नहीं जा सकते थे, उन्होंने रेजिस्ट करना था। उन्होंने आगे जाके जब सोसाइटी से बाहर निकलना था तो उन्होंने फिर रेजिस्ट करना था, उसको ट्रैवल करवाना मुश्किल था। पुलिस सराय आलमगीर कब पहुंची इनके पीछे, या ये उन्होंने ही हमें बताया, आपको बताया कि हम सराय आलमगीर भी रहे हैं, या आप लोग पहुंच गए थे? नहीं, हम तो काफ़ी जगह पे पहुंच चुके थे, सिर्फ सराय आलमगीर ही नहीं था, पैरेलल चल रहे थे। जी, पैरेलल चल रहे। इनका इस काम में ट्रेंड ना होना पुलिस की कामयाबी का बुनियाद बना, या आप लोग इस दफ़ा हाई टेक्नोलॉजी पे चले गए और उससे कामयाबी मिली? आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं? बेसिकली कोई भी जब क्राइम होता है, क्राइम शुरू होता है, तो 2 ताकतें दोनों इकट्ठी काबशें शुरू करती हैं। एक बुराई कह लें और एक भलाई कह लें। जब काम शुरू होता है तो फिर दोनों ताकतें अपनी अपनी लड़ाई में मसरूफ़ हो जाती हैं, और ज़्यादा भलाई जो है वही कामयाब होती है। आप बासियत वालिद भी इसको जब सोचते होंगे, तो ये 17 दिन बतौर पुलिस ऑफिसर भी आपकी पूरी टीम, और कोई एक टीम इस पे काम नहीं कर रही थी, दर्जनों टीमें काम कर रही थी, तो ये प्रायोरिटी बेस्ड ऑपरेशंस थे सारे, पहली प्रायोरिटी थी और सारा फोकस ही इस पे था? देखिए, मैं अपनी टीम की बात करता हूँ। हमारे एसपी CIA इसकी ऐड कर रहे थे, उससे ऊपर DIG इन्वेस्टिगेशन थे, SSP ऑपरेशन थे, उसके ऊपर CCPO थे, CCPO के नीचे 3 ऑपरेशनल टीमें थीं, ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और CIA। DIG इन्वेस्टिगेशन के नीचे 2 टीमें थीं, एक इन्वेस्टिगेशन की, एक ऑपरेशन की। जो हमारे SP हैं उनके नीचे हमारी एक टीम थी, जो आगे से 2
चीज़ों में तकसीम थी, एक जो ऑपरेशनल थी और एक जो आईटी के मुतल्लिक़ थी। और मैं अपनी टीमों की बात करता हूँ कि उसमें हर एक जवान और ये ऑफिसर वो यही समझ रहा था कि ये बच्चा हमारा अपना है। टीम में सारे लोग एक आईक्यू लेवल के तो नहीं होते, ये हर जगह मौजूद है। आप ख़ास तौर पर अपनी टीम के किस मेंबर को पॉइंट आउट करके सर्कल करके बताएंगे कि वो ट्रैकिंग में, उनके क्लोज जाने में, मुलजमान के शैडो तक पहुंचने में, उनके सायों का पीछा करने में बहुत बेहतर था? लेकिन इसमें हमारी जो CRO की टीम है वो तकरीबन 5 से 7 ऑफिसर के ऊपर मुश्तमिल थी। उसके बाद जो हमारी CIA की IT टीम थी ये 7 से 8 जवानों के ऊपर मुश्तमिल थी। अब उसमें किसी एक को कहना कि उसने ये काम किया है ये मुमकिन नहीं। कोई डाटा स्टडी कर रहा है, कोई लोकेशन स्टडी कर रहा है, कोई कॉलिंग देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलके ही एक टीम बनती हैं। गोल करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस बॉल को अपनी डी से लेके दूसरे डी में आना ये एक बहुत मुश्किल काम। कोई आखिरी मेरा सवाल है कि कोई ऐसा वाक़या इन 17 दिन में आपको याद हो जहाँ जिस लम्हे आपकी टीम कुछ लम्हों के लिए परेशान हुई, उदास हुई कि ये मसला उलझता जा रहा है? देखिए, जिस वक्त हमें पता लगा कि ये जो अब पंजाब से बाहर निकलना चाह रहा है और उसने सराय आलमगीर से मूव भी कर लिया, तो जब उसने मूव किया उस वक्त उसने अपने नंबर बंद कर दिए हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही सख्त टाइम था। अगर वो हमारे सामने भी फिर रहा है और फिर वो मूव कर रहा है और फिर वो पंजाब से बाहर चला जाता है, तो फिर फैसला करना एक मुश्किल स्ट्रेटजी थी, मुश्किल लम्हे थे। इनकी दीगर सूबों में भी नेटवर्किंग थी जहां इन्हें आसानी से फैसिलिटेट करने वाले लोग मौजूद थे? बेसिकली क्योंकि बड़ा मुश्किल है। आप इसमें आपने किसी को बताना तो नहीं है कि आपके साथ एक खातून है, एक बच्चा है, एक आप हैं। पाकिस्तान में तो मुश्किल नहीं, आप जिस जगह मर्जी किराए के साथ खातून भी थी, फैमिली है ना जी, वो भी तो कोई अकेला एक क्रिमिनल तो नहीं है ना। वो खातून भी कस्टडी में उसी तरह ही फिर? नहीं, अभी तो इनके साथ में कोई खातून इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे अगर आप उसको अपनी सिस्टर को साथ ले जाते हैं, अपनी कोई दोस्त को साथ ले जाते हैं, तो माशरे में तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई जज कर सके कि ये बच्चा इसका है या नहीं है। किराए पे घर ले सकते हैं। मुंशियात के साथ ये अटैच थे, उधर किसी मुंशियात वाले के पास रह सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए उस वक्त फैसला करना बड़ा मुश्किल हो चुका। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरीज़ की किस्मत भी अच्छी थी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम और सारी टीमें जो इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो उन तक पहुंची। अरीज़ एक अच्छी किस्मत के मालिक, किस्मत बचा कि इस वबाल में से भी बच के बाहर आ गए। बिल्कुल सही। आपको बहुत शुक्रिया क्या नहीं सर।